बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन अस्सलाम रमज़ान में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीन कहते हैं। और 25 रमज़ानुल मुबारक, आज 25वां रोज़ा भी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुका है तकरीबन। आई होप अभी तक आपका रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, और जो बाकी का वक्त रह चुका है उसके लिए हम आ गए हैं ताकि आपको एंटरटेन भी कर दें, थोड़ा सा आपको अपडेट भी कर दें। एट द सेम टाइम कुछ कन्फ्यूजन्स जो होती है ना हमारी ज़िंदगी के बारे में, शरीयत के बारे में, फ़िक़्ह के बारे में, उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मेरे साथ मैं मुज़म्मिल अली ख़ान। और आज सबसे पहले सबसे मज़ेदार अगर बात करें तो यू टर्न्स जो कि है ना वो दुनिया में सिर्फ पॉलिटिकल स्केप में नहीं होते, कभी कभार वेदर भी मार लेता है। जाती जाती सर्दी एक मरतबा फिर वापस मुड़ के आई है, बारिश हो गई है जी। इस्लामाबाद के अंदर बारिश हो गई है, लाहौर के अंदर, और इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक दरमियान में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश या कहीं पे बूंदाबांदी और आंधी तूफान के साथ जो कि है वो रिपोर्ट्स मिल रही है। दिन का वक्त ऐसा लग रहा है, शाम का वक्त लग रहा है, लेकिन आज सुबह बहुत तेज हवा चल रही थी, आंधी की तरह हवा चल रही थी। 6 बजे उठ के मैं बाहर निकल गया देखने के पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एनीवे मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के भी बारिश हुई है। ये तो इस्लामाबाद के मनाज़िर जो आपके सामने है इस वक्त। ऑल द पीपल जो देख रहे हैं ना इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन, जो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, देख लें भाई जब बारिश होती है तो इस्लामाबाद ना इस तरह। और जिन्होंने अगर नहाने वाला शौक पूरा करना है कर लें, क्योंकि ओले नहीं गिर रहे, यालाबारी नहीं हो रही यहाँ पे। हमारे साथ सबा मौजूद है। सबा बजी, जरा उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रही हैं और कौन कौन से इलाके ऐसे जहाँ पर ज्यादा बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। सबा बड़ी खूबसूरत रेड कलर की छतरी और रेड कलर का जोड़ा इन्होंने पहना हुआ है, साथ में हम का माइक जो है वो भी रेड हमें नजर आ रहा है। सबा कहाँ पर हैं आप, कैसे एंजॉय कर रही हैं बारिश को? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पारा G6 के मकाम पर, और यहाँ पर इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और आयशा आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि जाती हुई सर्दी जो है वो वापस आ चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा अपनी छतरी को हटाऊं क्योंकि बारिश इस वक्त बहुत तेज़ है, तो आप देख सकते हैं कि आज इस्लामाबाद काम हो जाएगा, हमें हमारी हेल्दी रिपोर्टर चाहिए। हम नहीं चाहते आपको ठंड लग जाए, तो थोड़ी सी हटा लें। बहुत तेज़ बारिश जी बहुत जी थोड़ी सी हटा लेती छतरी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और देखते ही देखते एकदम से मौसम जो है उसने अंगड़ाई ली है। दर्जा हरारत का जिक्र करें तो आज इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। लेकिन इस वक्त जो सर्दी और हवा तेज़ चल रही है, लगता है कि अगले 1 से 2 घंटे में दर्जा हरारत और मज़ीद कम होगा और 10 तक तो जाएगा ही। और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और इफ्तार का वक्त भी हो रहा है। जगह जगह से हमें पकोड़े तलने की जो खुशबू आ रही होती है, और इफ्तार का जो समा है वो दुबाला हो चुका है। जो लोग पहाड़ों की तरफ इफ्तारी करने जा रहे थे उनकी थोड़ी सी गाड़ियों को ब्रेक लग चुकी है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। मार्गला की पहाड़ियों पर अगर नज़र फेरे तो हमें बिल्कुल भी मार्गला की जो पहाड़ियाँ हैं वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। महकमा मौसमियात ने हमें यह खुशखबरी सुना दी है कि आज रात भर तो बारिश होगी, लेकिन पीर को छोड़ के मंगल से जुमेरात तक फिर बारिशें हैं और मौसम और भी ज़्यादा हसीन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज की इफ्तारी तो हमारी और ठंडी ठंडी होने वाली है, क्योंकि रहमत की बारिश हम इसको चाहेंगे कि अपनी तरफ से इसको कहें। ईद भी हमारी ठंडी ठंडी ही गुजरने वाली है अकॉर्डिंग टू महकमा मौसमियात, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। तो वो तमाम लोग जिन्होंने प्लान किया हुआ है ना जनाब कि ईद वाले दिन वो कहीं निकल जाएंगे शिमाली इलाका जात की तरफ, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम मे भी हो सकती है, सफ़र करने वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा आयशा, अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नाला लई और इसके इलाकों के आसपास जो है वो सफाई का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है, आते हुए मानसून को एक्सपेक्ट करते हुए। प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन यह है कि अभी हम मानसून के सीज़न में दाखिल तो नहीं हुए, बट खूबसूरत मौसम है, बारिश को एंजॉय करने वाला मौसम है। सबा आप भी एंजॉय करें और कोशिश करें छतरी वापस आप कर लीजिए थोड़ी सी जो आपने हटाई थी ना, बिकॉज वी रियली वांट यू हेल्दी, ताकि आप अच्छे से अपनी इफ्तार करें और आपकी ईद भी अच्छी सी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद थी। और एट द सेम लाहौर के अंदर भी भाई मेरा पिंड जो है ना वहाँ पे भी बारिश हो रही है। लाहौर की क्या ही बातें हैं जी, रावी का है किनारा और कोई 10 जगहों का क्रॉस रोड बनता है। प्यारा प्यारा शहर लाहौर आपका है तो हमारा भी है लाहौर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे पास क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक अदर डिफरेंट फैसला लिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ जो है वो वनडे खेलने में बिजी हैं।
अब यहाँ पे 291 का टारगेट पाकिस्तान को मिला है हमारी अभी की लेटेस्ट खबर के मुताबिक, और उस 291 के हदफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चेंजेस लाए गए हैं। और वो चेंजेस एक तो ये देखते हुए लाए गए हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड ऑलरेडी हमने, जैसे डॉक्टर नुमान साहब से हम पहले बात कर रहे थे एक मरतबा, तो उन्होंने बताया कि हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड, तो आई थिंक परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस लेके आए हैं यहाँ पे हमारी टीम के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम अब 291 का टारगेट है, पाकिस्तान ने टॉस जो कि है उस पर पाकिस्तान ने ऑप्ट किया कि हम करेंगे फील्डिंग, इसको चेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। एंड दो नए खिलाड़ी जो है ना उनको डेब्यू का मौका दिया गया। वो नए खिलाड़ी किस तरह का परफॉर्म करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाजी गौरी उनका नाम है और साद मसूद पहली बार वनडे टीम में ये शामिल हुए, जबकि इंजरी की वजह से तल्लत हुसैन जो है, हुसैन तल्लत जो है ना वो टीम का हिस्सा नहीं है, और शामिल हुसैन वो भी लास्ट 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो वो भी टीम से बाहर ही मौजूद है। उन्होंने 22 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अबरार अहमद की, उनको भी टीम में शामिल किया गया है। एंड ओवरऑल बांग्लादेश की तरफ से जो आगाज दिया गया वो बड़ा अच्छा दिया गया है। 100 रन से जायद की पार्टनरशिप जो है ना वो हमें सैफ हसन और तंजीद हसन की जानिब से नजर आई है, और हमारे जो खिलाड़ी जिन्होंने विकेट्स ली हैं, आरिस रऊफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी ने 1 लिया और अबरार अहमद ने भी 1 विकेट अभी तक ली है। अब ये जो टारगेट दिया गया है ये पाकिस्तान आसानी से चेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, ज्वाइन कर लिया हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और हमारे गेस्ट जिस तरह से इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे, उनसे जो मेरा हमेशा एक व्हेनेवर आई एम होस्टिंग हिम, तो मेरा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनकी तरफ जाता है वो हमेशा जाता है टीम के स्ट्रक्चर को लेके, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे अगर आयशा हम इम्प्रूव कर जाए ना, मुझे लगता है यहीं पे तो इम्प्रूव करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा बात हो रही होती है कि भाई सिलेक्शन किस तरह से की गई है। ये जो एक कॉम्बिनेशन रखा जाता है ना कि सीनियर्स भी हों, जूनियर्स भी हों, डेब्यू करने वाले भी हों, ताकि अगले भी तैयार होते रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लगता है हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब की तरफ चलते हैं, हमारे तज्जिए बहुत हो गए, असल तज्जिया उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस मैच को देखते हुए कि पाकिस्तान कर लेगा ये चेज या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो आज हमारा फैसला था कि हम लोग जो के हैं वो फील्ड करना चाहते हैं, हम लोग जो के हैं वो बैट नहीं करना चाहते, हम टारगेट चेस करना चाहते हैं, हम टारगेट देना नहीं चाहते। पहली तो बात ये बताएं कि ये क्यों, पहले तब्दीलियां 2 और फिर उसके बाद ये फैसला, ये क्यों लिया गया, इसके पीछे साइंस क्या है, कुछ हमें भी समझ आए। देखिए बेसिकली जो ये डिसीजन था इसकी वजह थी ओवरकास्ट कंडीशन थी और चांसेस थे बारिश के, तो उसमें अगर फिर आप चेयर पे जाते तो टारगेट और मुश्किल से मुश्किल होता जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी उससे ये फैसला लिया। और जहाँ तक आपने चेंजेस की बात की है तो चेंजेस तो अजीबोगरीब चल ही रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, और इसमें बेसिकली तो चेंजिंग होनी चाहिए थी वर्ल्ड कप से पहले, और ताकि हमें वर्ल्ड कप में कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। जिस तरह मास सदाकत के बारे में हमने बहुत बात की थी, उनको होना चाहिए था, एक यंग लड़का था शाहजेब कि उसको वर्ल्ड कप के लिए लेकर जाए, मगर वहाँ पे तो नहीं की। अब वर्ल्ड कप से जब हमारा डिस्कार्ड हुआ तो उसके बाद फिर यकदम 5 या 6 लड़कों को इन्होंने इंक्लूड किया है। तो इस तरह फिर जल्दी जल्दी में जब आप डिसीजन लेती है जिनके पीछे कोई आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, वो फिर आगे जाके आपको और बुरी तरह कास्ट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, बड़ा लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है, हमें याद है ये ऐसे ही होता है। और जब भी बुरा परफॉर्म करती है टीम या इवन अच्छा भी परफॉर्म करती है तो सारे एक्सपर्ट्स बैठ के मुजम्मिल यही बात कर रहे होते हैं कि भाई सिलेक्शन किस तरह से किया है, क्या स्ट्रैटेजी थी, गेम प्लान क्या था। अच्छा मेरा अब्दुल रऊफ साहब एक सवाल ये है कि आज जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, स्पेशली न्यू बॉल स्ट्रैटेजी जो होती है वो भी काम करती हुई नजर नहीं आई। ओपनर्स जो आए बांग्लादेश की तरफ से वो तो अच्छा खासा आगाज देकर गए, मोर देन 100 की उन्होंने पार्टनरशिप की है। देखिए मेरा ख्याल है कि जो तंजीद है वो उन्होंने आउटस्टैंडिंग प्ले किया और साथ सैफ ने उनका साथ दिया। 100 रन से ज़्यादा उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। और मेरा ख्याल है कि जो ये पिच है बहुत ज़्यादा मुश्किल पिच है, क्योंकि 100 रन करने के बाद भी आपने देखा होगा कि जो तंजीद थे और लिटन दास थे उनके जो बैट पे बॉल से प्रॉपरली आ नहीं रही थी। स्पिन को जो स्पिनर थे उनको बहुत ज़्यादा टर्न भी मिल रहा था, ये बॉल थोड़ा सा रुक के भी आ रहा था। फास्ट बॉलर को भी कनेक्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था इस पिच के ऊपर। तो अब 291 एक अच्छा टोटल मेरे ख्याल के मुताबिक इस पिच को अगर मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छा टोटल इन्होंने कर दिया। बात तो आपकी है कि 291 जो है वो तो बड़ा ज़बरदस्त टोटल है। मैं सिर्फ इसको एक अच्छा टोटल नहीं कहूँगा। 50 ओवरों में अगर आप 300 की रेंज को टच करना शुरू हो जाते हैं तो वो कोई छोटा टोटल तो नहीं होता।
मुझे मसला ये है कि हमारे प्यारे बॉयज, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है जरूर है, लेकिन ये 250 से ऊपर कोई भी टीम निकल जाए तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो मुझे जरा ये बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक क्रिकेट व्यूअर की इस टारगेट को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश लड़ने वाली टीम है। देखिए, बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच इसलिए है कि ये इस वक्त जो उनकी आईसीसी की रैंकिंग है वो नंबर 10 पे फिनिश कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने आगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो उनको थोड़ी सी अपनी रैंकिंग को बेहतर करना पड़ेगा। तो उसमें ये जो सीरीज है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैच पे उन्होंने कंप्रीहेंसिवली पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, दूसरे मैच में बारिश की वजह से मैच ऊपर नीचे हुआ, मगर इस मैच में उन्होंने बड़ा एक सेंसिबल प्ले किया और मेरा ख्याल है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आपका जो यंगस्टर है मास सदाकत, क्योंकि इस वक्त तो उसी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो अगर स्कोर करेगा तो पाकिस्तान इस टोटल के पास ये भी हम पहले से देखते आ रहे हैं। एक टाइम पर बाबर आजम थे, उसके बाद हम रिलाई करना शुरू हो गए साइम अयूब के ऊपर, अब वो नहीं है तो हम मां सदाकत के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देंगे। ऑनेस्टली हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो समझ कभी भी नहीं आती, ऑल्दो हम इतना क्रिकेट को अंडरस्टैंड नहीं करते, बट ये वाली तो वो चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा सवाल ये है अब्दुल रऊफ साहब कि ये वही मैदान है जहाँ पर पहला मैच खेला गया था, जहाँ पर 114 पाकिस्तान ने बनाए थे। आपने खुद कहा कि यहाँ पे जरा मुश्किल होता है, ये पिच जो है मुश्किल है। हाँ जी। अब इस मुश्किल पिच के ऊपर 291 का टारगेट दे दिया जनाब बांग्लादेश ने। अब क्या हमारे लिए जब हम आएंगे, अल्लाह करे हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन खुदा न खासा नहीं कर पाते, तो क्या आपको सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है ये वाली बातें सुनने को मिले जवाब कि भाई पिच बड़ी मुश्किल थी इसलिए हम नहीं कर पाए? देखिए, ये तो हमने पहले ही तैयार की होती है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे अंदर, हम स्पोर्ट्स साइंस की बिल्कुल कमी है हमारे अंदर, हमारी फिटनेस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है, जो हमारी माइंडसेट है वो भी इस काबिल नहीं है, फिर हमारी जो प्लानिंग है वो भी कोई इतनी अच्छे तरीके से हम प्लानिंग कर नहीं सकते कि हमने क्या करना है, और जो टीम सिलेक्शन होती है उस पर बहुत ज़्यादा बातें होती है, फिर आगे जो कैप्टन अंदर होते हैं उनसे बहुत दफा एग्जीक्यूशन सही तौर पे नहीं होती, तो ये सारी चीजें मिलके हमारा जो प्रॉब्लम्स को मजीद बढ़ावा देती हैं। अच्छा, तो जो अभी टाइम शॉर्ट है, जाते जाते एक कमेंट जो है वो कैप्टनसी पे, आप करंट कैप्टनसी को किस तरह से देखते हैं? बस बिल्कुल शॉर्ट, बिकॉज 40 सेकंड में मैंने ब्रेक लेनी है अभी। देखिए, मुझे तो नहीं पसंद है क्योंकि डिजर्व नहीं करते। जो हमारे तीनों कैप्टन है, जो तीनों फॉर्मेट्स की हैं, वो अपने अपने फॉर्मेट्स में तीनों ही डिजर्व नहीं करते। इनको मेरा ख्याल है कि जो बेहतर प्लेयर्स हैं, जो जिस फॉर्मेट को सूट करता है उसको उस फॉर्मेट का कैप्टन बनाना चाहिए। ऑलराइट, आपको पॉइंट आ गया। थैंक यू अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने कोशिश की कि अभी तक जितना मैच हो सका है, यानी कि अभी बांग्लादेश ने प्ले किया, तीनों ही डिजर्व नहीं करते अपने अपने फॉर्मेट के अंदर। देखिए, वो जो उस दिन हमने डॉक्टर नुमान से भी बात की थी ना कि सलमान अली आगा इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर वनडे या फिर टेस्ट के लिए, लेकिन आपने उनको बनाया हुआ T20 का कैप्टन, तो थोड़ी सी चेंजेस करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से हो जाएंगी चीजें बेहतर, बट यू ऑल नो बेटर, आप लोगों को ज्यादा पता है, तो प्लीज इसको ठीक कीजिए। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे और भी सेगमेंट्स हैं, साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। खित्ते की सूरत हाल आपको बतानी है और आपको पता है कि हमारे साथ हम खुद तो बताते ही हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, एट द सेम टाइम हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी होती है, सो दैट आप तक बेहतर अंदाज में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ पहुँच जाएँ। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उन्होंने एक मरतबा फिर से ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त देने का दावा कर दिया। अब इतने दावे वो कर चुके हैं ना, उनके कोई दावा सच साबित होता ही नहीं है या महसूस ही नहीं होता कि वो सच है। साथ ही उन्होंने ईरान के खारक जजीरे पर मजीद हमलों का इशारा भी दिया है। हाँ जी। उन्होंने एक बयान दिया, कहते हैं कि खारक जजीरे का ज्यादातर हिस्सा जो है ना वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जबकि इस जजीरे पर सिर्फ तफरीह के लिए चंद मरतबा और हमला करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए हमला। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, देखें ये आप कब निकलेंगे? डीजी ISPR साहब ने एक बात कही थी, अब हम अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है और एक्सपर्ट ओपिनियन का टाइम हमेशा निकल जाता है, लेकिन डीजी ISPR साहब ने की थी जब इंडिया की तरफ से बयान आते थे कि लाहौर की बंदरगाह पे हमला कर दिया हमने और कराची आधा आज काट के तो हम पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर लेंगे, तो डीजी ISPR जी उन्होंने कहा ये आपकी मूवी इंडस्ट्री नहीं है कि जहां आपका एक हीरो आएगा और आके ले जाएगा। आया था एक चाय पिला के वापस भेज दिया था। आपको नहीं लगता कि ट्रंप भी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है क्योंकि उन्होंने एक कैंपेन जो शुरू की थी एंटरटेनमेंट के लिए हम हमला कर रहे हैं, बॉलीवुड की मूवीज अच्छा, जो है ना। हमारे साथ इस टाइम पे फॉर्मर एम्बेसडर साहब मौजूद है, जमील अहमद खान साहब, और हम उनसे करेंगे बात इस बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और आपका ओपिनियन जो है ना सर वो मेरे दिल के बड़ा करीब होता है, और वो इसलिए करीब होता है कि आप समझाते हैं आम आदमी की ज़बान
में, एक आम आदमी के लिए। मुझे पहले तो ये समझाएं कि मेरी तरह के करोड़ों पाकिस्तानी इस वक्त बैठे हुए ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट ने तो काफ़ी चीज़ों पे से पर्दा उठा दिया है। व्हाई डज डोनाल्ड ट्रंप थिंक दैट हिज वर्ड्स हैव वेट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी नाउ? ये ज़रा इस पहले कन्फ्यूजन को क्लियर करें। अरे मधु करने का शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक मर्तबा नहीं मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उनके पास फैसला करने की सारी पावर है, उनके पास न्यूक्लियर बटन है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए दूसरे मुल्कों को जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी नहीं, वो आप तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो उनका ये माइंडसेट है। पहली दफा अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो फैसले स्टेट डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन पे होने चाहिए, अब वो व्हाइट हाउस के चंद लोग मिलकर फैसले कर रहे हैं, जिससे उनका स्टेट डिपार्टमेंट में अपसेट है। तो एक इंस्टीट्यूशनल जो उसमें इनपुट और इंस्टीट्यूशनल जो काबिलियतें होती हैं वो बहुत कम शामिल है अभी डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये खतरनाक मोड़ है, ये खतरनाक बात है। हिलरी क्लिंटन ने इस पर काफी लंबी तफसील से बात की थी इलेक्शन में, वो हिस्सा ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि कैसे शख्स अगर इस जंग को जारी रखना है अमेरिका को, तो वो कांग्रेस में जाना पड़ेगा और वहां से कांग्रेशनल अप्रूवल लेना पड़ेगा। और कांग्रेस के अंदर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट इन सपोर्ट विद दिस वॉर। तो फिर आपको ट्रंप के लिए लग रहा है मुश्किल होता हुआ, या फिर वो ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में जाने से पहले वो कोई ऐसा लेकर आ जाए फ्रूट इस जंग का जो कि अमेरिकी लोगों के लिए भी फायदेमंद हो उनके मुताबिक, और कांग्रेस को भी वो राजी कर लें, पीछे हट जाए? हाँ, बेसिकली आर्टिकल 2 अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत उनको 90 दिन में जाना है। उससे पहले वो अगर उनके पास इमीडिएट थ्रेट साबित कर सकते हैं, जो उन्होंने अब तक कोशिश की है कन्विंस करने की अपनी कौम को कि इमिनेंट थ्रेट है, तो वो अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जिस तरह भी उन्होंने किया है अटैक कर दिया है, तो खैर 90 दिन में देखें बहुत सारी चीजें, एक भौचाली सी कैफियत है, आगे जाके बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो वो मेरे लिए अभी इस वक्त इतना जरूरी नहीं है। हालांकि ईरान कह रहा है कि हम 6 महीने तक बड़े आराम से इस जंग को ले जाएंगे, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा भी लेके जा सकते हैं ईरानियन। तो आज जाते चंद बहुत इंपॉर्टेंट इशारों पर कि इस पे हमारी एक आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है खित्ते में और दुनिया में हर जगह। ये सारों को इल्म है कि तेल की कीमत जिस बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है, वो तमाम तजिया निगार ये कहते हैं कि जंग जारी रही तो $150 तक एक फी बैरल। आप अंदाजा करें उससे जो लोग ऑयल एनर्जी कंज्यूम करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क, उनके लिए बड़ी। दूसरी बात ये है कि एक इशारा मुझे भी नजर आया है, आज ही की खबर एक नजर आ रही है कि वो ममालिक जिन्होंने तकिया किया था इस पे डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका पर कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मेरी मुराद तमाम खलीजी रियासतों से और खासतौर पे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और कुवैत, उन्होंने आज इशारा दिया है कि हम अपने सॉवरेन फंड जो कि 43% हमारा टोटल सॉवरेन फंड है, बिलियंस ऑफ डॉलर का हम अमेरिका से विड्रॉ करना चाहते हैं उसको। और ये अगर आया तो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। जो बिजनेस थ्रेट एमिनेट हो रहा है इस वॉर के अंदर से और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, अब जैसा कि अमेरिका के अंदर एक मुट्ठी भर लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं इस टाइम पे, तो फ्रैक्चर तो इंटरनल सिस्टम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नजर आ रहा है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। लेकिन ये जो बिजनेस फ्रंट के ऊपर अमेरिका के ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ खराब हो रहे हैं, उन ममालिक के साथ कि जो बिजनेस में सबसे बड़े पार्टनर्स थे अमेरिका के, ये फ्यूचर में ठीक होंगे नहीं होंगे या ये परमानेंट फ्रैक्चर्स हैं? ना ही खलीजी ममालिक आसानी से रिकवर कर सकेंगे जो कॉन्फिडेंस टूटा है और जो नुकसान हुआ है अभी, और ना ही अमेरिका खलीजी बड़ी आसानी से रिकवर कर सकेगा अगर ये सारे फंड्स विड्रॉ हो गए वहां से, तो जैसा कि इंडिया दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ दूसरा ये है कि एक भरोसा पूरी खलीजी रियासतों का खत्म हो गया, टूट गया कि आपने तो गारंटी ली थी हमेशा से हमारे लिए और हमने बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार आपसे खरीदे, लेकिन आप अपनी इजराइल की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे लिए आप नहीं आ रहे हैं। बहरहाल वो एक अपनी जगह पर है। डॉक्टर साहब, ये खलीजी रियासतों की स्पेसिफिकली अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं, आर दे लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर गए हैं, तो उससे हम क्या फिर मतलब निकालें, क्या समझें? हर जगह यही आपको मिलेगा लिटरेचर और इशारा कि दुनिया ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ मूव हो रही है। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसका नेचुरल यानी कुदरती इसका एक बहाव जो होगा वो होगा चाइना की तरफ। और इस खित्ते में जहाँ पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इस अम्ब्रेला में जिसमें कि एससीओ के ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान उसका मेंबर है,
और इसी तरीके से जो ECO के ममालिक हैं यानी कि ये बुराक है जो वो यकीनन उनको एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी बनाना होगा, एक अपना अम्ब्रेला जो कि वो बनाना शुरू कर दिया है। जब वो बन जाएगा और अब उसमें तेजी आ जाएगी। पहले तो उसमें अगर नॉर्मल तरीके से होता तो अब उसमें काफी तेजी आ जाएगी, लेकिन ये तमाम चीजें होने से कबल जो तबाही और बर्बादी है वो उसके मजमरात काफी अरसे तक जारी रहेंगे। सितम ज़रीफी ये है कि अमेरिका जो कि अपने आप को बड़े रोशन ख्याल कहता है, उसकी फौज को सिखलाया जा रहा है और ये मंजर-ए-आम पर बात है, ये ओपन सोर्स पर बात है कि वो मजहबी फरीजा है सोल्जर्स का कि वो लड़े। बिल्कुल सर, अमेरिका has given it a religious color, it has turned this war into a religious war. Thank you for giving us your important time sir, thank you, आपने अपना insight दिया। और यही क्वेश्चन सोशल मीडिया पे भी हमें नजर आ रहे थे बहुत सारे, जो पूछे भी जा रहे थे कि आप किसी एक्सपर्ट से ये तो ला के पूछें कि आखिर ये जंग पैसे की है, सिक्योरिटी की है, मजहब की है, व्हाट्स दिस वॉर अबाउट? इट्स अ पॉइंटलेस वॉर एंड एज यू सेड कि ये प्रॉब्लम है कि उसको ले जाके अमेरिका जो है वो एक रिलीजियस रंग दे रहा है कि अब तुमने मरना है तो अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट के लिए मरना है। एक लाइन के साथ हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। हमारे बहुत सारे सूडो लिबरल्स मैं कहूंगी उनकी तरफ से बार-बार जो बात की जाती है कि वो ये जोग्राफियाई एक जंग थी। नहीं भाई, अब ये मजहबी जंग बन चुकी है और बड़े सीरियस होकर मजहबी जंग की तरफ वो जा रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं हम। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। ईद इज़ ऑलमोस्ट हियर और अब वक्त है कि हम बात कर लें कि रमज़ान की बरकतें और रहमतें तो चल ही रही हैं साथ साथ, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ईद की तैयारियां भी करनी होती हैं और हमें वो रश नज़र आना शुरू हो गया है बाज़ारों में। आपने किया तैयारी? जी दुपट्टे मेरे से तो ज़्यादा तैयारी, मेरा क्या सफ़ेद सूट होना है, ऊपर कुछ पहन लेंगे अपने। मर्दों की यही कुछ ईद होती है। ख़वातीन जी ये शलवार, ये कमीज़, ये दुपट्टे की मैचिंग, रंग साज लगे हुए हैं, चूड़ियाँ बिक रही हैं। ईद होती है बच्चों की और औरतों की। बाज़ारों में बढ़ गया रश। और जस्ट इमेजिन ये रंग दुनिया में ना रहे तो कितनी आपकी ग्रेइश किस्म की दुनिया बन जाएगी। बिल्डिंग्स भी ग्रे, गाड़ियां भी ग्रे। मैं पहले भी कहता होता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ इसके लिए, ठीक है? ये यहाँ पे मैं शो नहीं करने आता, एंकर नहीं आता, मैं आता हूँ आयशा यूसुफ के लिए। यहाँ पे मेरी दोस्त है बड़ी अच्छी और मेरी दुनिया में इसकी वजह से रंग है। पेशावर के बाजार चलते हैं हमारे पास, वहाँ से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, रंग देखते हैं, वहाँ के रंग देखते हैं। तो हमारे पास अनवर ज़ेब हैं। और अनवर ज़ेब से हम पूछते हैं कि अनवर ज़ेब क्या सीन है भाई, पेशावर में आप क्या देख रहे हैं? बाजार में गहमा गहमी कैसी है? बच्चे, औरतें, ख़वातीन, शॉपिंग, क्या रूटीन है? जी बिल्कुल, चंद ही दिन रह गए हैं तो इसी वजह से बाज़ारों में गहमा गहमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब चूँकि अफ्तार के लिए वक्त भी कम है, लेकिन इस वक्त भी बाज़ार में हम देख रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा, यहाँ बाज़ार में ज़्यादातर जो हम लोग देख रहे हैं वो ख़वातीन है या बच्चे हैं। मर्दों ने शायद अपने लिए एक एक सूट खरीद। मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अभी हम आपको देख सकते हैं अनवर, आपके पीछे सारे मर्द हजरात मुझे नजर आने, एक भी औरत नजर नहीं आ रही। ये मैं थोड़े बाजार से थोड़ा सा आगे यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि वजह यह है कि लोग फिर दरमियान में चले जाते हैं। और ये जो मर्द इस वक्त मेरे पीछे खड़े हैं इसके साथ भी पर्स वगैरह हैं, आप देख सकती हैं। यहाँ पर भी पर्स वो बेच रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के शूज बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं। वाह वाह, सही है सही है, मैंने मान ली आपकी बात, मैंने यकीन कर लिया। आप ये बताएं, ज्यादा गहमा गहमी है, आपकी तैयारी हो गई है ईद की? मैंने जिस तरह कह दिया ना कि हमने तो एक सूट लेना होता है, एक सूट लेना होता है। बहुत पहले इतने मासूम हैं नहीं आप लोग जो ये गैंग बन के कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ नहीं गैंग नहीं, ये एक हकीकत है। वैसे ही बाज़ारों में आप देख लें तो बेशतर चीज़ें ख़वातीन की होती हैं और इस मरतबा तो हम जब बाज़ार में जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी नई चीज़ें आती हैं। पिछले साल फर्शी शलवार, इस दफ़ा कश्मीरी चूड़ियां। थोड़ा सा हंस रही है आयशा यूसुफ आपकी बातों में, इनको शर्म आ रही है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मैं कह रही हूँ अनवर को कितना पता है। फर्शी शलवार भी होती है, गरारा भी होता है, ठीक है, कैप्रीज भी होती हैं। हाँ। अच्छा अगर आप बताएं, सफेद जोड़ा पेशावरी चप्पल मर्दों का सिर्फ? हाँ बस सिंपल सी चीज है। हाँ एक वस्कट, वो भी 1800 से ज्यादा हम नहीं लेते। अच्छा ये बताएं, कोई ज्यादा महंगाई तो नहीं चल रही? लोग शिकवा तो नहीं कर रहे ज्यादा महंगाई का कि चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं? हाँ ख़वातीन तो शिकवा कर रही हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, लेकिन असल में यह है कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज है तो यहाँ पर हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं। अगर किसी को 500 के जूते चाहिए तो वो भी मिलते हैं और अगर किसी को 10,000 के चाहिए तो वो भी मिलते हैं।
तकरीबन बिल्कुल। एक हफ्ते से हम घूमते हैं फिरते हैं बाज़ारों में, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, लोग शिकवा करते थे। चलें जी चीज़ें अनवर, नहीं है, थैंक लेकिन यू, अब आपने हमें हम- रिपोर्ट किया पेशावर से और पेशावर के हमें आपने बाजार के हालात बताए, आपने ख़वातीन हमें की हंसा शॉपिंग भी बताई। दिया, दैट वाज नीडेड। यस दैट वाज मच नीडेड, इफ्तारी का टाइम करीब हो तो बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो तैयारी भी रोजाना इनकी कम नहीं होती। आज भी देख ले माशाल्लाह, आज किसका जोड़ा आपने पहना ये हुआ है? जी हमने जोड़ा पहना हुआ है मोहतरम से, इस मोहतरम के लिए मोहतरम से आया है, एंड द पन दैट शी स्ट्राइक्स इस मोहतरमा के लिए। तो मोहतरमा आप यू मुझे मोहतरम ने इस मोहतरमा के लिए नहीं भेजा है, मैंने पहना हुआ है रानी ईमान का ये ड्रेस। और हाँ। ये इतना खूबसूरत है ना, अभी मैं मेकअप रूम में यही बात करी थी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं बात करूँ कि भाई ये मैं रख लो। ये इतना प्यारा जोड़ा है, बहुत ही खूबसूरत और डेलिकेट किस्म की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। दुपट्टा तो मेरा फेवरेट है। तो थैंक यू सो मच रानी इमरान एंड एट द सेम टाइम मोहतरम, थैंक यू सो मच जनाब। एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे वापस, उसके बाद करेंगे मजीद बात। स्टे विद अस। अस्सलाम रमज़ान, मेरा नाम है शाहसेन राज, मैं और डॉक्टर खुरम फिर आपके साथ हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कुछ फोबियाज़ के बारे में। आपको पता है ना, फोबियाज़ डर होते हैं किसी चीज़ के, लोगों को एनिमल से डर होता है, स्पाइडर से, हाइट से। मगर आज का हमारा टॉपिक एक फ़ोबिया के बारे में, जो एक बहुत सीरियस चीज़ है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता मगर डॉक्टर खुरम को काफ़ी ज़्यादा पता है, इसलिए वो हमें एक्सप्लेन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इस्लामोफोबिया। अब हम डॉक्टर खुरम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह हुसैन, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर खुरम। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा अच्छा डर है। सो इस्लामोफोबिया कहते हैं कि ऐसा डर, खौफ या तासुब जो इस्लाम से जुड़ा हो, मगर ये कैसे हो सकता है? कि एक रिलीजन से, एक रिलीजन से या उसके लोगों से या उसकी किस चीज़ से? दोनों से, उस रिलीजन से, उससे जुड़े हुए ख्यालात से, उससे जुड़ी हुई मुकद्दस किताबों से, लिटरेचर से और उसके लोगों से। और ये हुआ कुछ ऐसे कि 2019 में न्यूजीलैंड में, जो बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है, वहाँ पर 2 मसाजिद पर हमला आप किया गया। न्यूजीलैंड गए थे? मैं गया हुआ हूँ और मैंने वो मॉस्क भी देखी, मैंने एक मॉस्क में नमाज भी पढ़ी। और न्यूजीलैंड की कम्युनिटी को भी बहुत दुख हुआ कि हमारे यहाँ तो ऐसे कभी नहीं होता था कि एक वाइट सुप्रीमिस्ट ने, एक आदमी ने हमला कर दिया मुसलमानों पे कि पूरी दुनिया में जितने भी मसाइल और जंगें हैं ये मुसलमानों की वजह से हैं। और इसकी वजह पहले के 9/11 अटैक्स, आपको याद है वो जो अमेरिका पे 9/11 अटैक हुए, और हम कहते हैं कि हम पोस्ट 9/11 रियलिटी में जिंदा हैं। तो मतलब कि उन अटैक्स की वजह से उन्होंने अपने दिमाग में एक स्टेरियोटाइप्स रख लिए। यस, और लॉक कर लिया कि मुसलमान तो बस अटैक्स करते हैं, लड़ते हैं, अच्छी झगड़ते बात हैं। नहीं है, वो अजम्पशंस कैसे कर सकते हैं? उस अजम्पशंस करने में जब न्यूजीलैंड वाले ये अटैक्स हुए, उसके बाद पता चला कि बहुत बड़ा किरदार वेस्टर्न मीडिया ने जो है एक परफॉर्म किया। जो हॉलीवुड मूवी में विलन दिखाते थे वो मुसलमान बना देते थे, कार्टून्स में कोई विलन दिखाना होता था और अगर आप मुसलमान, कुछ वीडियो गेम्स में भी देखें तो जो वीडियो गेम्स में विलेंस होते हैं वो अरब या मुसलमान होते हैं, या उनके लहजे वैसे कर देते थे, या उनके अजाइम, या अगर आपने अमेरिका ने किसी कंट्री के खिलाफ वॉर लड़नी है मूवी में तो वो कंट्री मुस्लिम कंट्री दिखा देते थे। तो उससे वेस्टर्न माइंड, यूरोपियन माइंड और अमेरिकन माइंड में ये चीज़ ठहर गई कि ये तो बहुत बुरे लोग हैं, यानी कुछ होने वाले वाकयात, और फिर उसको सॉलिड किया मीडिया ने, मूवीज़ ने, हॉलीवुड ने, ये बताने के लिए कि सारी जो दुनिया के मसाइल हैं उस वजह से हैं। मगर वो क्यों ऐसे अजम्पशंस बनाते हैं? इससे उन्हें कोई फ़ायदा तो नहीं होता? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस मसले को इतना सीरियसली देखा कि फिर 2022 15 मार्च को उन्होंने कहा कि अब हम हर साल 15 मार्च जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे मुसलमानों की हमायत में, जो आज है कि मुसलमान लड़ने झगड़ने वाले नहीं होते। ये तो सलामती का दीन है, इट इज़ ऑल अबाउट पीस। अब उसको कॉम्बैट करने के लिए अब इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है कि पूरी दुनिया को ये खबर दी जाए कि मुसलमान ऐसे नहीं होते जैसे अपने अपने जहनों में लॉक कर लिए। लॉक क्यों किए हैं? इसको हम कहते हैं इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। जो मुझसे मुख्तलिफ है वो मेरा मुतजाद है, जो डिफरेंट है वो मेरा एनिमी है। तो वेस्टर्न लोगों को हम शलवार कमीज पहनने वाले, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब जो लोग आपसे डिफरेंट हैं, आपको उन्हें अपनी अजम्पशंस या उन्हें अपनी चीज़ों के साथ रहने देना चाहिए, आपको उन्हें अटैक तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए, इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तमाम दुनिया के अदारे, और ये देखें ना, अब देखिए सारे ह्यूमन सेम तो नहीं होते ना, हर ह्यूमन की डिफरेंट अजम्पशन होती है, हर का एक डिफरेंट शौक होता है। इवन इस्लाम कितने मुख्तलिफ कल्चर्स में, इस्लाम अफ्रीका में है, इस्लाम अरब में है, इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में है। इस्लाम कोई लोकलाइज थाट नहीं है, ये तो बड़ी ग्लोबल थाट है। इसको प्रैक्टिस करने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि मुसलमान तमाम दुनिया में मौजूद हैं, हमें उनके खिलाफ होने वाले
हेट क्राइम्स की कमी के लिए काम करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज देखें, जैसे अगर आप उज़्बेकिस्तान को देखें, आप बहुत ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज देखें, तो उनमें ऐसे होता है कि एक मुसलमान मॉस्क और क्रिश्चियन चर्च एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, और वो लोग इस बात को प्रैक्टिस करते हैं कि वो एक साथ हार्मनी में रहे, वो एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही, और यही तो स्पिरिट अगर है। आप पाकिस्तान में भी देखें, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा चर्चेज हैं और हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो उनका रिलीजन है। 100%। लेकिन जब इस वक्त जो रिसीविंग एंड पे है वो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, जो वेस्टर्न मेमोरी को हम कहते हैं कि वो बहुत शॉर्ट टर्म है। वर्ल्ड वॉर 1 में कोई मुस्लिम मुल्क उस तरह इन्वॉल्व नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं था। और तो उससे एक खौफ ये पैदा होता है कि फिर भी आप समझते हैं कि जब 20th सेंचुरी ख़त्म हो अगर रही आप है। सोचें तो हमने उन वेस्टर्न ममालिक के साथ मुस्लिम कंट्रीज की बहुत ज़्यादा वॉर्स नहीं हुई। अब इसका हल क्या है? इसका हल है कि हम इस्लाम को उसकी सही हालत में प्रोजेक्ट करें, हम भी मूवीज़ बनाएं, हम ड्रामाज बनाएं, हम ऐसे इकदाम करें जिससे हम वेस्टर्न माइंड्स को एजुकेट करें। और वो ड्रामाज और मूवीज वेस्टर्न माइंड्स के अगेंस्ट नहीं होंगी, वो इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो इस तरह के बना रहे हैं तो हम भी उनको एनिमी दिखा दें, फिर तो नहीं, उनसे कोई फ़र्क ही नहीं फिर होगा। कोई फ़र्क ही नहीं होगा। हम उन्हें एजुकेट करें। दूसरी चीज़ क्या हल है? कल्चरल प्रोग्राम्स। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे उनके ममालिक में रहने जाएं, उनके बच्चे हमारे ममालिक में रहने आए, ताकि हम एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे के रिलीजन को समझ सकें, साथ ऐसे हार्मनी में रहे, हम एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह सकें। उनको पता चले हम रोज़ा क्यों रखते हैं। हम सिर्फ भूख खाने से दूर नहीं रहते, हम अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी ईगो को क्या कहेंगे, प्रैक्टिस करा रहे होते हैं कि हम इंसानी जिबिल्लतों से आगे, यानी इंसानी इंस्टिंक्ट से आगे बढ़ सकते हैं, हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो उन तमाम पैगामात को देने के लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाने की मगर कोशिश ऐसे भी नहीं है ना कि मतलब कि हर किसी और रिलीजन का ममालिक मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो और रिलीजन में जो मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मैंने जितने मुल्क जाके देखा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चरल अटैक मुसलमानों के खिलाफ नज़र तो आता है। आप और मैं क्या कर सकते हैं, या जो आज हम न्यूज़ को लोग देख रहे हैं वो क्या कर सकें? सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया आपकी नेशनल बाउंड्री से आगे जाके लोगों को ये मौका देता है। बच्चों को चाहिए वो वीलॉगिंग करें, छोटे छोटे बच्चों को चाहिए वो अपना इलाका दिखाएं। लेट्स से कोई लाहौर से हैं, कराची से हैं, या बहुत इंटीरियर सिंध और बलोचिस्तान से, वो अपने इलाके को प्रोजेक्ट करें, दिखाएं वो इस्लाम को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। वो वाली साइड ना दिखाएं जो मीडिया दिखाते हैं, वो ब्यूटीफुल साइड दिखाएं जो सिर्फ आप अपनी ओन आईज से देख सकते हैं। वो साइड ना दिखाएं जो वेस्टर्न मीडिया दिखाता है, जो हॉलीवुड दिखाता है कि हर एनिमी को, हर टेररिस्ट को मुसलमान के हुलिये में बदल देते हैं। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की हिफाजत की जाए और ये बताया जाए दुनिया को कि दाढ़ी रखने वाले लोग या इस मखसूस हुलिये वाले लोग, इस तरह के कपड़े पहनने वाले लोग टेररिस्ट नहीं होते, मगर वो तो दुनिया में मदद करने वाले हैं, दुनिया को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर खुरम। वाली ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की इस्लामोफोबिया के बारे में, इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्यों लोग इसके अगेंस्ट होते हैं और क्या हम कर सकते हैं इसे ख़त्म करने के लिए। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी लेडीज एंड जेंटलमैन। उस सेगमेंट का टाइम हुआ जाता है कि जिस सेगमेंट के अंदर आपको मज़ेदार किस्म के नुस्खे मिलते हैं अपनी सेहत को मेंटेन करने के और अपने आप को मेंटेन करने के साथ एडवाइस मिलता है एक अदद हलीम लहजे के अंदर, और एक अदद हमारे प्यारे हकीम आगा साहब हमें बता रहे होते हैं कि ज़िंदगी में किस तरह से आप अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी हेल्थ को सबसे बेहतरीन रख सकते हैं। जो बहुत आसान होते हैं, जो बहुत आसान होते हैं। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज का आसान टोटका हमने पूछना है स्पेशली इसबगोल के छिलके के बारे में। मुझे वो बचपन से लेकर अभी तक याद है कि अब्बू कहते थे कि बेटा दूध में मिला के जरा मुझे ला दो और खुद भी पी लेना, और जब भी मैं पीने की कोशिश करती थी चिपक जाता था मुंह के अंदर, एंड देन मेरे से नहीं पिया जाता था। अब उसको पीने का या इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका क्या है, उसके फवाइद क्या क्या हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब। थैंक यू सो मच आगा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इसबगोल का छिलका, इसबगोल की भूसी भी जिसे कहा जाता है, क्या फायदे हैं इसके? इसबगोल की भूसी बुनियादी तौर पर दो काम कर सकती है। पहली बात तो ये कि इसका काम है पेट को ठीक रखना, लूज मोशंस को कंट्रोल करना। मैं अर्ज कर रहा हूँ लूज मोशन को कंट्रोल करना। हमारे यहाँ आमतौर पर ये तस्वुर है कि इसबगोल खाओ तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। इसबगोल का यही कमाल है कि इसबगोल को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर इसबगोल की भूसी को आप नीम गर्म पानी में डालकर उसके अंदर आप सौंफ और सौंठ यानी ड्राइड जिंजर उसमें ऐड कर दें तो ये लूज मोशन को रोकने के काम आ सकता है।
Okay. अगर किसी शख्स को शदीद पेचिश हो रही हो और किसी दवा से उसके स्टूल मोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हो, तो यही सबोल की भूसी सिर्फ केले में लगाकर खिला दीजिए, लूज मोशन कंट्रोल हो जाएंगे। ओह वाह, और तो easy। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो यही सबोल की भूसी गर्म पानी में मिलाकर फिर पिला दीजिए, तो उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। जो लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए हमेशा मेरी दरख्वास्त होती है कि इसको पानी में डालकर या किसी सब्सटेंस में डालकर फूलने के लिए रख दें। जब वो फूल जाए तो उसके बाद इस्तेमाल करें। ओके। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है। हिकमत ये है कि खुश्की, पानी की कमी कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। अगर हम इसे ड्राई खाकर पानी पिएंगे तो ये पानी वहीं पर उसको जज्ब कर लेगा। जो पानी हमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए मिलना चाहिए वो नहीं मिल ठीक है। रहा। अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए लेना है तो इसमें दो तरीके हैं। हिकमत का तरीका ये है कि आपको फाइबर को इंक्रीज करना है और उसके साथ साथ आंतों की खुश्की को दूर करना है। अगर इस पगोल की भूसी को गर्म दूध में या गर्म पानी में डालकर रखा जाए और उसके साथ जैतून का तेल 1 चम्मच ऐड कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने खुश्की को भी इलाज कर दिया, फाइबर भी बढ़ा दिया, लिहाजा अच्छा कॉन्स्टिपेशन साहब, इसको और क्या सिर्फ मैदा है जिसके प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज़ करेंगे डाइजेशन के लिए, या और क्या यूजेस हैं इसके? इस पर भी थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें। इसबगोल की भूसी को अगर मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए और ये आंतों के अंदर थोड़ी सी फैब्रिकेशन पैदा कर दे तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए एक बेहतरीन दवा साबित हो सकती है। उसकी वजह ये कि जो एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल का है, जो हमारा लिवर करता है, उसमें ये बेहतरी पैदा कर सकती है। और इसबगोल की भूसी का मुसलसल इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ एक छोटा सा एतराज़ बहुत सारे लोग करते हैं। वो इतराज़ ये है कि इसबगोल की भूसी बहुत ठंडी होती है। जो लोग मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं बहुत मुमकिन है कि उनके जोड़ों में दर्द पैदा हो जाए। ओके। इसका बेहतरीन हल ये है कि इसबगोल की भूसी या गर्म दूध में या गर्म पानी में डाल दीजिए, उसके साथ इस जैतून का तेल ऐड कर दीजिए या उसके अंदर 1 चम्मच असली घी जो गाय का हो वो ऐड कर दीजिए। कॉन्स्टिपेशन के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और उसके साथ साथ जो जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स खारिज हो जाएंगे। ये बेहतरीन एंटी टॉक्सिन हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने का मकसद बुनियादी तौर पर हमें एलडीएल को और कोलेस्ट्रॉल को कम करना होता है। हमें हमेशा एचडीएल बढ़ाकर अपने दिल के अमराज को ठीक करना होता है। तो ये बात तय कर लीजिए कि चिकनाई का लेना एचडीएल को बढ़ाएगा और आपके दिल के मामलात को बेहतर कर देगा। अगर एलडीएल बढ़ा रहे हैं तो फिर इसकी क्लासिफिकेशन क्या बात है, यानी कि देसी टर्म्स को इस तरह सोचा ही नहीं था। नहीं, देसी टर्म्स के अंदर भी समझा दिया, टेक्निकल टर्म्स के अंदर जो है ना वो भी समझा दिया आगा साहब ने कि किस तरह से फायदा दे सकता है इसबगोल। अच्छा आगा साहब, मैंने सुना है कि इसबगोल ड्राइनेस बहुत ज्यादा करता है, तो क्या ऐसा है इसकी वजह से खुश्की आ रही है, खुश्की हो जाती है? तो सेफ मिकदार अगर मैं पूछूं आपसे कितनी लेनी चाहिए जिससे आपको ड्राइनेस ना हो? 1 टेबलस्पून फुल तकरीबन उसकी मिकदार 5 ग्राम होती है। ठीक है। 5 ग्राम मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ तक आपने टाइमर्स की बात की, इन टाइमर्स में जो बुनियादी चीज़ होती है ना वो ये नहीं होती। वो वहाँ पर बुनियाद पर मेलाटोनिन का मसला होता है कि मेलाटोनिन सही तौर पर उनके अंदर नहीं मौजूद होता और या वो सही तौर पर मैनेज नहीं कर पा रहा होता। फिर वही बात कि इसबगोल की भूसी के मुस्तकिल इस्तेमाल से मेलाटोनिन की मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी और वो टाइमर जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगा। मैं पार्किंसन की बात नहीं कर रहा, लेकिन टाइमर्स डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे, पहली बात। और अगर मैं फिर मेलाटोनिन की बात करूं और फिर मेलाटोनिन के रिलेशन की बात करूं जो मेरे के हवाले से है, जो हज़म के हवाले से है, जो गट हेल्थ के हवाले से, डेफिनेटली पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि गट हेल्थ को बेहतर करने से बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं। जो टॉपिक आपने उठाया उसके बारे में मेरी दूसरी राय एक और भी है। देखिए, हम एक बहुत अच्छा सा मोबाइल लेते हैं, बहुत ज़्यादा होगी 512 उसकी GB उसकी स्टोरेज होगा, इससे ज़्यादा आम तौर पर नहीं होती। तो
जब उसकी जो मेमोरी है वो ख़त्म होने लगती है तो उसके बाद रीसेंट मेमोरीज जो है ना वो कैच नहीं करता, लेकिन पुरानी मेमोरीज उसके अंदर बाकी रहती हैं। अच्छा आगा साहब, ये तो मेलेटोनिन और ट्रेमर्स वाली बात हो गई, इसको इस्तेमाल करने का जो सही टाइम टेबल है, जो सही वक्त है, सहरी में खाएं, इफ्तारी में खाएं, किधर अपने डे में एडजस्ट करना चाहिए? फिलहाल तो क्योंकि रमज़ान है तो सिर्फ सहरी इफ्तारी के चक्कर में और बात जितना हो सके टाइम तो। रह गया है 4-5 दिन, उसमें बिल्कुल। कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आपका रूटीन क्या है। मेरी दरख्वास्त हमेशा माओं से ये होती है कि अपने स्कूल गोइंग बच्चों को वॉशरूम जाने की आदत डालिए रात को सोते वक्त। रात को सोते वक्त वो वॉशरूम जाएं, उसके बाद वो फारिग होकर के सुबह वो जब तैयार हों तो ऐसा ना हो कि बाहर बेल दे रहा है वो वैन वाला भी और यहाँ अम्मी भी शोर कर रही हैं और अपने वॉशरूम घर का बच्चा तो सुबह का आ जाए, वक्त याद मसाइल पैदा आ गया। कर लें। तो ज़्यादा बेहतर है कि रात को सोते वक्त, तो जो लोग रात सोते वक्त जाते हैं उनके लिए बेहतर है कि दिन में सुबह सहरी के वक्त ले लें ताकि वो इफ्तार के बाद वॉशरूम चले जाएं। जो लोग सुबह जाने के आदी हैं वो लोग रात को इफ्तार के बाद ले लें ताकि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये तमाम गुफ्तगू जो हम करेंगे इसबगोल की भूसी के बारे में है। इसबगोल मुसल्लम या इसबगोल साबित एक अलग मौजू है। थैंक यू आगा साहब हमें बताने के लिए कि एक अदद छिलके के अंदर कितने उसके तरीके हो सकते हैं व्यूअर्स इस्तेमाल करने के और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस्ड हो। इतने पर्सपेक्टिव्स हैं। ऐसे इसी ही के है। साथ हम चलते एक छोटी सी ब्रेक पे वापस आते हैं, साथ रहिएगा, स्टे विद अस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم अल्लाहुल अज़ीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी मोहम्मद स्वाले कदीमी ईरान से ये आए हैं, 12 साल इनकी उम्र है। अंडर 16 गोल्ड मेडलिस्ट पूरा के मुकाबलों के अंदर बिल्कुल। गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया माशाल्लाह से। कोशिश करेंगे आने वाली वैसे ट्रांसमिशन के अंदर इनका इंटरव्यू भी हम इंटरव्यू करें। मैं भी जानना शामिल चाहती हूँ करें, इनकी लाइफ बिल्कुल। के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, बट बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। और मुफ्ती ज़ुबैर जो हैं वो हमें बताते रहे हैं, पूरा रमज़ान उनका और हमारा साथ रहा है। और इससे पहले भी लैलतुल क़द्र में कौन सी मसनून इबादत हमें करनी हाँ जी। चाहिए उनसे हमने जाना है। लेकिन मैं
चाहूँगी कि आज हम मज़ीद एक्सप्लोर करें कि और बिल्कुल। कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपनी इबादत को अफजल बना सकते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, सबसे बड़ा सवाल कि शब क़द्र की फजीलत और अहमियत के हवाले से आप हमें बताते ही रहे हैं अभी तक, मज़ीद बताइएगा कि ये मुक़द्दस रात जो है इसको मज़ीद बेहतर तरीके से किस तरह से गुजारा जा सकता है, क्या आप अमली मशवरे देंगे आज के लिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़द्र पूरी की पूरी एक कुरानी सूरत शब क़द्र की फजीलत और अहमियत को बयान करने के लिए नाजिल फरमाई। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र शब क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जानते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है? और फिर अगले तीसरी आयत तीसरे जुमले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी गैर मामूली फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। ये एक ऐसी फजीलत है कि इंसान कितनी ही कोशिश करता और कितना ही इबादत के अंदर, तबलीग में, जिहाद में, हज के लिए, उम्रे के लिए, ज़िक्र तिलावत और तरावीह के अंदर, रोज़े रखने में कितनी ही मेहनत, जुस्तजू और ज़ौक़ व शौक़ से काम ले लेता, मगर ये वाली फजीलत हासिल नहीं हो सकती जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़द्र आयत नंबर 3 के अंदर बयान फरमाई कि ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। बड़ी फजीलत वाली रात है, लेकिन एक गुमान है, एक ख्याल है, एक सवाल है, एक डर है, एक डर भी है। कौन से ऐसे गुनाह हैं, या अगर कोई ऐसे गुनाह हैं कि इस रात में भी माफ़ी उनकी शायद ना मिल पाए? सबसे पहले हदीस के अंदर आता है शब क़द्र में भी जिस आदमी की बख्शिश नहीं वो जो शराब का आदी होता है, अल्लाह बचाए, जो शराब पीने वाला, शराब का आदी, एक तो उसकी बख्शिश शब क़द्र में नहीं होती। दूसरे नंबर पर वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन के नाफरमान की शब क़द्र के अंदर भी बख्शिश नहीं होती। लिहाजा मैं अपने नौजवान भाइयों से, बहनों से ये दरख्वास्त करूँगा, अपने वालिदैन को मनाएं, ईद के दिन नहीं उससे पहले मनाएं, ताकि कम से कम बख्शिश का कोई सामान हो सके, शब क़द्र में हम महरूम ना रहे। तीसरा, रिश्ते नाते तोड़ने वाला, कता ताल्लुक करने वाला, सिला रहमी ना करने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, फलाने से रिश्ता ख़त्म, फलाने से ताल्लुक ख़त्म, फलाने से बातचीत ख़त्म, फलाने से कट ऑफ कर दिया, ये शख्स भी शब क़द्र वाले दिन महरूम रहता है, इसकी बख्शिश नहीं होती। मुफ्ती साहब, इन द एंड ये भी बता दीजिए, मैं किस तरह से, या जितने भी देखने वाले हैं वो किस तरह से अल्लाह ताला की क़ुर्बत, क़ुर्ब इलाही, अल्लाह का महबूब बंदा जो है बनने की कोशिश कर सकते हैं? सिर्फ कोशिश ना हो बल्कि उसमें मुअस्सर भी साबित हो हमारी वो कोशिश, उसके लिए कुछ बताइए प्लीज। शब क़द्र के अंदर जो इबादत के सिलसिले में मामला है, सबसे पहले तो ये कि इंसान इस बात पर गौर करे कि मैंने कोई फ़र्ज़ तो नहीं छोड़ा हुआ। अगर रमज़ान में मेरी कोई फ़र्ज़ नमाज़ें रह गई हैं तो इस रात में अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को पहले अदा करें, या पिछली ज़िंदगी के अंदर फ़र्ज़ नमाज़ें रह गई हैं तो उनको अदा करें। वजह उसकी ये कि अगर आप नफल पढ़ते तो नफल नमाज का कब्र के अंदर सवाल नहीं होगा, अजर व सवाब यकीनन है, यकीनन बहुत बड़ा दर्जा है, इसका बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजीम सवाब है। लेकिन जिस चीज़ का सवाल है, जिसका मुआखज़ा होगा, जिसकी पूछ है, जिसका मुहासबा किया जाएगा, वो है फ़र्ज़ नमाज। तो अगर फ़र्ज़ नमाज छोड़ी हुई है तो कम अज़ कम शब क़द्र के अंदर अपने फ़र्ज़ नमाजें अदा करें। फ़र्ज़ नमाजें ही पूरी कर लेना जो हमसे गलती से या फिर हम छोड़ते आए हैं, मुझे लगता है कि उससे ही अल्लाह माफ़ करे, उससे ही हम काफ़ी हद तक जो है ना अल्लाह ताला से ये कहने के काबिल हो सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अच्छा, जुनैद जमशेद साहब की एक नात थी, मुफ्ती साहब थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब थैंक यू सो मच, मुझे मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, क्या खूबसूरत बात की थी। और हमने वो बदलता हुआ मुजस्सम उनको देखा भी, अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी ऐसा मेटामॉर्फोसिस जो है ना वो लेकर आए कि हम भी बदल सकें और अल्लाह ताला के करीब हो सकें। जनाब, वक्त ख़त्म हो चुका है आज की ट्रांसमिशन का। कोशिश हमने की कि जितना हो सके खुलूस दिल के साथ आपके लिए वो कंटेंट लेकर आए जिससे आपका फ़ायदा हो सके। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।